देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं टीवी 100। साथ ही साथ देश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,38,018 नए मामले सामने आए, जो कि सोमवार की तुलना में 20,000 कम है। बीते 24 घंटे में 310 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। हालांकि इस दौरान 1,57,421 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% हो गई है। वहीं देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर 95% से ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 158.4 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.9% हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8,891 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन केस में 7% की वृद्धि भी हुई है। तो अब जिस प्रकार से मामले यहां बढ़ते जा रहे हैं, ये काफी भयावह मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। तो जिस रफ्तार से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये काफी चिंताजनक ये मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। न केवल कोरोना के मामले बल्कि ओमिक्रॉन के भी मामले यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के साफ तौर पर ज्यादा से ज्यादा चिंता का ये सूचक बनता जा रहा है। जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ पर एहतियाती कदम उठाते नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि कितनी जल्दी से जल्दी ये मामले कम हो। हालांकि कोशिशें सब कर रहे हैं कि मामले कम हो, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब कुछ मामलों में कमी आई है। जहां बीते 24 घंटे में 2,38,018 नए केस सामने आए हैं, जो कि सोमवार की तुलना में 20,000 कम है। ये एक राहत भरी खबर यहाँ पर सामने आई है, लेकिन इस कम खबर से या फिर इस कम आंकड़े से लोग जिस तरह से लापरवाही बरतने लगते हैं, इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही काफी ज्यादा संकट खड़ी कर देता है। और इसी लापरवाही की वजह से पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर और अब ये तीसरी लहर जैसी भयावह स्थिति हमें झेलनी पड़ रही है। तीसरी लहर के रूप में अब ओमिक्रॉन ने जिस प्रकार से दस्तक दी है, वो काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ होते जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा डराने वाले मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कुछ ही देर में हर जगह से आपको अपडेट देंगे कि क्या स्थिति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन इस वक्त अगर देखने वाली ये बात है कि देश भर में जिस हिसाब से मामले की, कोरोना संक्रमितों की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उससे जिस तरह से असंतुलन फैल रहा है, वो काफी डराने वाली बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन फिर भी लोगों में लापरवाही ऐसा नहीं है कि कम देखने को मिली है, लापरवाही पूर्णतः देखने को मिल रही है। प्रशासन बार बार उनसे अपील करते रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए। WHO की तरफ से भी बहुत सी ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जो कि जारी किए गए थे, जिसमें हमने देखा पहली लहर के बाद, जैसे दूसरी लहर के बाद बीच में जो समय अंतराल था, उसमें जब मास्क लगाने को बोला जाता था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला जाता था, तो 76% ही लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क उतार दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शायद ही भारत में कुछ लोग करते हुए दिखते होंगे, और यही सब वजह है कि आज मामले इतने ज्यादा तूल पकड़ चुके हैं। अब दिल्ली सरकार हो या फिर चाहे केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्यों की सरकार, हर तरफ से यही बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसका खास ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। बावजूद इसके भी लापरवाही देखी जा सकती है। वहीं अब जहां 5 राज्यों में एक तरफ चुनाव है, इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी निकाले, जैसे कि रैली नहीं कर सकते, कि रैली करनी है तो वर्चुअली रैली को संबोधित कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ भीड़ इकट्ठे करने को मना किया गया है। हमने देखा रैलियों को लेकर के जिस हिसाब से राजनीतिक रैली यहाँ पर हुई, उसमें भी कितनी ज्यादा तादाद में भीड़ साफ तौर पर देखी गई थी, उस पर भी अब प्रतिबंध लगाया गया है। और यही कवायद, यही अपील की जा रही है आम जनता से कि वो पालन करें। अगर अब बात वैक्सीनेशन अभियान की जाए या फिर टीकाकरण की कह लीजिए बात की जाए, तो वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों पर रहा। निरीक्षण का भी दौर इस समय पर चलता रहा। कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाएं की गई, बेड की व्यवस्थाएं की गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्थाएं की गई। अब चीन के वुहान से उत्पन्न हुआ ये कोरोना वायरस ने न केवल भारत में या चीन में अपनी तबाही दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया में, विश्व भर में ये महामारी बन के उभरा। और इस तरह की महामारी जो कि अपना संक्रमण था, अगर रेक्टर स्केल की बात किया जाए, इतना ज्यादा इसका मामला था, संक्रमित करने का रफ्तार इतनी तेज थी, जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना
करना पड़ा। कई तरह के सबब भी सीखने को मिले। हमने पहली लहर के बाद लॉकडाउन की स्थिति देखी, लॉकडाउन की स्थिति में हमने पलायन की स्थिति देखी। उसके बाद दूसरी लहर की अगर बात की जाए उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की इस रफ्तार से कमी देखी गई। उसके बाद से सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। और इस तरह से देखिए मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। अब ऐसे में क्या है देश भर में कोरोना के हालात, अपडेट क्या कुछ है, ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं सारी अपडेट्स देने के लिए। जहां संतोष पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, समीम हमारे साथ उत्तराखंड से और पराक्रम चंद शिमला से हमारे साथ, हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों से हम जानेंगे एक एक करके कि क्या अपडेट है स्थानीय तौर पर। आपने जमीनी स्तर पर रह करके सारे अपडेट्स भापे होंगे और सब तरीके से देखा होगा कि कोरोना को लेकर किस तरह की लापरवाही की जा रही है या फिर सतर्कता बरती जा रही है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे और लखनऊ से हमारे साथ संतोष पांडे जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कोरोना को लेकर के लखनऊ में क्या स्थिति है? देखिए निश्चित सीमाजी, अगर हम लखनऊ की बात करें तो कोरोना की स्थिति में इजाफा हो रहा है लगातार। फिलहाल प्रशासनिक अमला लगातार लगा हुआ है लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करने में, लेकिन खुद लोग जो है लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना का जो ये तीसरी लहर है ये पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। लगातार दिन प्रतिदिन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। रात में नाइट कर्फ्यू की भी व्यवस्था की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से चुनाव भी हावी है तो ऐसे में प्रशासनिक अमला, अगर हम खुद चुनाव आयोग की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पहले 15 तारीख, उसके बाद 22 तारीख किसी भी प्रकार की रैली और आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। बाजारों में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा है कि लगातार दिन प्रतिदिन अगर हम कोरोना ग्राफ की बात करें तो वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब तक लोग खुद सावधान नहीं होंगे, क्योंकि जब कोरोना का ग्राफ और लगातार बढ़ जाता है, जब लहर कहीं न कहीं आ जाती है, तो इसका एक ही उपाय है कि लोगों को कहीं न कहीं खुद जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार दिन प्रतिदिन तक बढ़ता चला जाएगा और यही वजह है कि कोरोना उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन तक बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपने उत्तर प्रदेश का हाल बताया कि किस हिसाब से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, एक बार उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ समीम बने हुए। समीम, किस तरह की स्थिति उत्तराखंड में इस वक्त देखी जा रही है कोरोना को लेकर के? जैसे पहली और दूसरी लहर में हमने देखा कि इतने मामले उत्तराखंड से नहीं सामने आए, लेकिन इस लहर में जो रफ्तार कोरोना की उत्तराखंड में देखने को मिली है वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड प्रदेश में रोजाना नए आंकड़ों को छू रहा तो कहीं ना कहीं जरूर उत्तराखंड के लिए मुसीबत का सबक जरूर होगा। वो दूसरी वो जो तीसरी लहर की जो चेतावनी यहाँ पर दी गई थी स्वास्थ्य विभाग, वो कहीं ना कहीं जरूर मजबूत आती दिखाई दे रही है। आगे में जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 4000 के करीब केसेस अब उत्तराखंड प्रदेश में मिलने के लिए, हालांकि तकरीबन 18,000 केसेस अभी पॉजिटिव उत्तराखंड प्रदेश में है, तो ये कहीं ना कहीं जरूर एक समस्या बनेगी। क्योंकि अभी चुनाव का जब दिन यहाँ पर नजदीक चल गया है, चुनाव की तिथि भी घोषित कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में कोरोना की जो लहर है इससे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन किस तरह से रणनीति अपनाई की ये जरूर देखना होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़े बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं जरूर लोगों को चिंतित कर रहे हैं। हालांकि लोग इससे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जो भीड़ है, जो बाजारों की बात करें, सार्वजनिक स्थानों की बात करें, तो लोग बिना मास्क और बिना बाजारों में ही लगातार जो भीड़ जो देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन अगर आंकड़े लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर उत्तराखंड के लिए, पूरे देश भर के लिए, तमाम कई राज्यों में भी आंकड़ा देखा जा रहा है कि तेजी के साथ बढ़ रहा है। खासकर जिस तरह से यहाँ क्योंकि उत्तराखंड पर्यटक स्थल से लगातार पर्यटक भी आना यहाँ पर जारी है, देवभूमि यहाँ पर उत्तराखंड में माना जाता है, तो लगातार क्योंकि देहरादून, हरिद्वार में सबसे अधिक जो कोरोना के जो केसेज यहाँ पर मिल रहे हैं तो वो जरूर चिंताजनक है। जी, और चलिए अब एक बार हिमाचल का भी रुख कर लेते हैं। हिमाचल से हमारे साथ पराक्रम चंद्र बने हुए। हिमाचल की क्या हालात है पराक्रम? देखिए मामले वहां पर भी तूल पकड़ते रहे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहां हमने देखा कि मामले कम पहुंचते, कोरोना संक्रमितों के मामले ज्यादा आते, लेकिन अभी उत्तराखंड के हमने हाल जाने की किस प्रकार से रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हिमाचल के क्या कुछ हालात है? हाँ बिल्कुल, पहली जनवरी की यदि मैं बात करूं तो पहली जनवरी में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 776 मामले थे कोरोना के जो एक्टिव मामले रह गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी, तो आज जो है
आज हिमाचल प्रदेश में 12,124 मामले जो है एक्टिव हो गए हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15-16 दिन में जो है कई गुना जो है कोरोना के मामलों का आंकड़ा बढ़ चुका है, जो एक्टिव मामले हैं। और यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 2446 मामले आए हैं। ये 8 महीने से सबसे बड़ा आंकड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। 2446 मामले जो है कोरोना के 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई है, वो भी सबसे ज्यादा आंकड़ा है पिछले कई दिनों का। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक्टिव मामले 12,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो सैंपल है वो भी पिछले 24 घंटे में 12,000 लिए थे, यानी कम सैंपल लिए थे। बावजूद इसके जो पॉजिटिव का मामला है वो 2446 है। निश्चित रूप से डराने वाला आंकड़ा है और हिमाचल प्रदेश में दूसरी लहर में अभी काफी कहर बरपाया था और काफी लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। हालांकि इस बार ये समझा जा रहा था कि तीसरी लहर में जो है हिमाचल प्रदेश में मौतों का आंकड़ा कम होगा, लेकिन जिस तरह से 24 घंटों में 6 लोगों की मौत जो है कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई है, तो निश्चित रूप से ये डराने लगा है। लगातार जो है ये मामले बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे पिछले 4-5 दिन से जो है 1500 मामले, 2000 मामले, 1800 मामले, इस तरह के मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जो पिछले 24 घंटे हैं वो बहुत बड़ा आंकड़ा जो है प्रदेश में दर्ज किया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है देश में जिसमें जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको जो है दोनों कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 15 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना की डोज जो है पहली डोज लगभग पूरी कर ली गई है। बावजूद इसके जिस तरह से मामले जो है प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो डराने लगे हैं और 31 दिसंबर के बाद जो है इन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्यों के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस सबके बीच देखिए तीसरी लहर के बीच इस तरह से मामलों का बढ़ना कहीं ना कहीं अब हिमाचल प्रदेश के लिए मेरी आवाज पहुंच रही है जो है लगाई है। हालांकि बसों में और जो बॉर्डर है वहाँ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। जी चलिए, जिस तरीके से आप देखिए आपने जिक्र किया यहाँ पर मामले किस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ अगर यहाँ पर देखा जाए उत्तराखंड से हमारे साथ शमीम बने हुए हैं। शमीम, उत्तराखंड में देखा जाए सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं हिमाचल उत्तराखंड में, तो ऐसे समय पर पर्यटकों को देखते हुए प्रशासन कितना यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और कितनी लापरवाही देखी जा रही है? प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े यहाँ पर बने थे, जो पेशेंट यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, तो उत्तराखंड सीमा पर लगातार स्वास्थ्य विभाग से टीम को तैनात किया गया था। तो यदि सबसे पहले 72 घंटे की आर्थिक हिसाब की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद इसकी उत्तराखंड में एंट्री होगी, उसके बाद दोनों 2 दिन से लगी होगी, इसी के बाद में उत्तराखंड प्रदेश यहाँ पर पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डर से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम को जरूर वहाँ पर बैठा दिया गया है, लोग वहाँ पर जरूर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि लोग यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, यहाँ पर एंटीजन भी टेस्टिंग किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी 2 आंकड़े उत्तराखंड प्रदेश में तेजी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले 2 भूमि है उत्तराखंड पर्यटक स्थल यहाँ पर है, तो देहरादून और हरिद्वार 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक जो लोग हैं वो यहाँ पर रुक करते हैं। लेकिन तेजी से इन्हीं शहरों में सबसे तेजी के साथ आंकड़े बढ़ाना वो कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय जरूर उत्तराखंड सरकार के लिए होगा, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर होगा कि आखिरकार जिस तरह से रुक पर्यटकों का तेजी के साथ इन्हीं शहरों में हो रहा है, तो वहाँ शहरों का जो आंकड़ा है ये लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको जरूर एक जरूर ऐसा सावधानी यहाँ पर जरूर बरतनी होगी कि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको किस तरह से उन कोरोना से बचाव के लिए, ताकि उत्तराखंड प्रदेश को भी किसी तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनके कोरोना से बचाव भी यहाँ पर किया जाए। इसलिए बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और तकरीबन 18,000 से ज्यादा केसेज अभी एक्टिव केसेज है। तो ये कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय जरूर होगा। तो फिलहाल भी क्योंकि आप रेडियो का भी दौर करिए, हालांकि वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश था कि वर्चुअल ही रेडियो करे, किसी भी जगह से कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठा न करे। हालांकि हरिद्वार जिले में आचार संहिता भी यहाँ पर लगा दी गई है, प्रणाली भी यहाँ पर लगा दी गई है ताकि 5 मिनट से ज्यादा अधिक लोग इकट्ठे न हो पाए। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से सरकार फैसले जरूर उठा रही है, लेकिन जो कदम भी यहाँ पर उठाने हुए जिससे कोरोना की महामारी को भी तोड़ा जा सके। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया प्रशासन किस हिसाब से काम कर रही है, आचार संहिता भी यहाँ पर लगा दी गई है, रैलियों और रैली होने पर भी रोक यहाँ पर साफ तौर पर अब लग चुकी है। देखिए कहीं
कहीं ना कहीं रैली पर जो रोक है वो अगर थोड़ा जल्दी लगा दिया जाता तो ये शायद मामले कंट्रोल में होते। चलिए उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे साथ संतोष बने हुए हैं। संतोष, किस तरह की स्थिति देखिए, यहाँ पर जिक्र किया गया, प्रशासन पे सवाल पूछा मैंने कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए निश्चित शिवाजी, उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं देश का सबसे बड़ा सूबा है। ऐसे में प्रशासनिक अमला लगातार लगा हुआ है। तमाम लोगों को हिदायतें भी दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं लोग लापरवाह बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं है। कहीं न कहीं लोगों में जिस तरह से देखा जाता है कि लगातार बाहर निकलते रहते हैं, प्रशासनिक अमला उनको रोकने का प्रयास भी करता है, लेकिन जब तक कहीं न कहीं अगर किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है, तब तक जो जनता है ये मानने को तैयार नहीं होती है। या तो खुद माने, जिस तरह से अभी दूसरी लहर को देखा गया, पूरा देश कहीं न कहीं उससे परेशान था। पूरा देश में स्थिति और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। तमाम अस्पतालों में बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, यहाँ तक कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की भी समस्या देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिलहाल अगर प्रशासनिक अमलों की बात करें तो प्रशासनिक अमला लोगों को समझाने में लगा होता है, लेकिन समझाने से जो जनता है ये मानने को तैयार नहीं होती है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जब तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। यही लगातार देखने को मिल रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है, जैसे उनको चालान वगैरह ये सब अगर काटा जाता है, तो जरूर लोगों में एक कहीं न कहीं डर बसता है। अगर बिना भय के, जिस तरह से अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग भी लापरवाह है, प्रशासन सख्त कदम उठाए ये जरूरी हो जाता है। यहीं पर अब हिमाचल का जान लेते हैं। हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था किस ओर में काम करी, क्योंकि 12,000 जैसा कि जिक्र किया आपने पराक्रम, 12,000 मामले यहाँ सामने आए हैं, काफी डराने वाले मामले यहाँ पर सामने आए। तो प्रशासन यहाँ पर कितना एहतियाती कदम उठाते हुए दिख रहा है, साथ ही साथ आम जनता क्या सावधान है या फिर वो भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अभी सरकार जो है कड़ी बंदिशें लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि पहले ही हिमाचल प्रदेश में जो है काफी नुकसान हो चुका है, आर्थिक नुकसान, और कोरोना की वजह से जो है पर्यटकों की आवाजाही पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। यही वजह है कि अभी जो वाहनों की या बसों की आवाजाही है वो बंद नहीं की गई है। और दूसरी बात, जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो सिनेरियो रहा है वो ऐसा रहा है कि पर्यटकों के आने से जो है ज्यादा यहाँ पर कोरोना नहीं फैला है, इस तरह का मानना है सरकार का। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हालात विपरीत होते हैं, इसलिए ज्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में आते हैं। उसकी वजह बड़ी ये भी रहती है कि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकतर लोग हैं वो कमाने के लिए बाहरी राज्यों में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, या फिर हरियाणा हो, या फिर महाराष्ट्र हो। तो ऐसे में जब लोग वापिस हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं तो ज्यादा मामले यहाँ पर बढ़ते हैं। और यही एक कारण रहा है, पहले चाहे पहली लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो, चाहे तीसरी लहर हो, जब भी हिमाचल प्रदेश के जो बाहरी राज्यों में लोग नौकरी पेशा के लिए गए हैं वो वापिस आते हैं तो यहाँ पर एकाएक मामले बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दिल्ली और महाराष्ट्र में मामले बढ़ने लगे तो लोग हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे, जो हिमाचल प्रदेश के लोग थे। तो ऐसे में यहाँ पर भी मामले बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हालात सर्दियों के हैं, बर्फबारी हो रही है, ठंड है, तो यहाँ पर भी मामले बढ़ने लगे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा असर यह है कि यहाँ पर आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार जो है बड़ी बंदिशें लगाने के मूड में नहीं है, सिर्फ छोटी बंदिशें लगाई है। वो बंदिशें हैं चाहे विवाह समारोह है या राजनीतिक या धार्मिक समारोह है, उनमें 50% जो है क्षमता कर दी गई है। इसके अलावा जो स्कूल है वो बंद फिलहाल 26 जनवरी तक किए गए हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बड़ी बंदिश नहीं है, जैसे RT-PCR रिपोर्ट पहले की गई थी वो अभी नहीं लगाई है, क्योंकि सरकार हालातों का जायजा ले रही है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, यदि इसी रफ्तार से मामले बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सरकार जो है आगे और बंदिशें लगा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जो पर्यटन स्थल है वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है, और जैसे कोई पर्यटक यदि मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान पुलिस कर रही है। हिमाचल के लोग ऐसे हैं कि उनको जो भी सरकार डायरेक्शन देती है, जो भी आदेश देती है, उनका पालन किया जाता है। यहाँ के भोले भाले लोग हैं तो मास्क तो कम से कम यहाँ पर सभी लोग लगाते हैं। लेकिन जब विवाह शादी होती है तो उसमें कोरोना का नियम हो या फिर मास्क लगाने हैं, ऐसे नियमों का पालन नहीं किया जाता है, ना ही किया जा सकता है। तो वहां से भी ज्यादा जो है कोरोना बढ़ता है, क्योंकि अभी जो है विवाह शादियों का भी मौसम आने वाला है। तो यदि इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे और विवाह शादी से और स्प्रेडिंग होगी। तो सरकार जो है थोड़ी बहुत बंदिशें और लगा सकती है। जी
तो और भी बंदिशें यहाँ पर हिमाचल में लग सकती है। उत्तराखंड का रुख करते हैं शमीम। जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, चुनाव 5 राज्यों में होने, उत्तराखंड में भी होने हैं, मामले उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो ज्यादा डराने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान के क्या कुछ हालात हैं, फिर चाहे वो किशोरों के वैक्सीनेशन की बात हो या फिर बूस्टर डोज की बात करें। उत्तराखंड प्रदेश में सबसे पहली डोज का 100% जो है 100% करने वाला पहला राज्य यहाँ पर जरूर बना था। उसके बाद सेकंड डोज के लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत थी कि तमाम जो लोगों को जिनको पहली डोज यहाँ पर लगा दी गई है उनको दूसरी डोज भी किसी तरह से लगा दी है। हालांकि अभी क्योंकि चुनाव का जो दौर शुरू हुआ था उसके बाद चुनाव की घोषित यहाँ पर घोषित कर दी गई थी, तो सरकार ने सबसे पहले पूरे प्रदेश से 48,000 जो कोरोना वेरिएंट है वो सबसे पहले इससे पूरे चुनाव को देखेंगे, जिससे पुलिस है, जिससे पुलिस प्रशासनिक स्तर पर है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, जो लोग सबसे पहले पूरे चुनाव के लिए सबसे आगे खड़े होंगे, जो सबसे पूरा जिला इसको संभालेंगे, तो उनको यहाँ पर बूस्टर के बीच में जो डोज इनको जमीन यहाँ पर लगा दी गई है, जो बूस्टर यहाँ पर बताया गया था, तो सबसे पहले इनको लगा दिया गया है। हालांकि सबसे पहले प्रशासन ने कहा था कि जो किशोर अवस्था के जो लोग हैं, जो 15 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनको स्कूल के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। हालांकि 2 दिन ही वो प्रक्रिया चली, उसके बाद सरकार ने यहाँ पर तमाम जो स्कूल थे वो नए गाइडलाइन के तहत बंद कर दिए गए थे। जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के जो तमाम विभाग जो स्कूल थे वो तमाम बंद कर दिए गए थे। आगामी 22 जनवरी तक वो पूरी स्कूल पूरी तरह से बंद जाएंगे। तो ये जो किशोरों के लिए जो डोज लगनी थी इसका जरूर यहाँ पर रुका है, लेकिन सबसे पहले दूसरे डोज की बात की जाए, क्योंकि सेकंड डोज के बाद तो जो कोरोना वॉरियर यहाँ पर रहेंगे, तो पूरे चुनाव के बाद से देखेंगे तो उनको बूस्टर डोज यहाँ पर लगा दी गई है। चलिए, खासकर सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार, क्योंकि हाल ही में देखा जाए कि अभी भी कई लोग चिकित्सकीय सिपाही की बात करें तो कई मंगलौर कोतवाली में लगभग 3 सिपाही यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद देहात क्षेत्र में मंगलौर का ये हॉस्पिटल था जहाँ पर कई चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद फरीदाबाद के साथ कई महिलाएं थी जो डॉक्टर चिकित्सक थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो ये समझ के जरूर प्रशासन के लिए जरूर बनेगी, क्योंकि कोरोना वारंटियों के बीच से फिर से चुनाव देखना है, जो स्थिति किसी के साथ आएगी। अगर वही कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं पूरे सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, शासन के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये जरूर विभाज्य होगा कि अब चुनाव की जब परिस्थिति आएगी उससे किस तरह से निभाई जाए। बिल्कुल। चलिए, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। हमारे साथ संतोष बने हुए हैं। संतोष, जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रशासन का जिक्र कर ही दिया, लोगों की लापरवाही आपने बताया ही, ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, उसको लेकर के हमेशा से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कहती नजर आई हैं कि उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी है। पहली लहर दूसरी लहर के बाद हमने देखा कि बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि अब अस्पताल पूर्णतः तैयार है, स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए। ऐसे में क्या है जमीनी हकीकत? क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इतना तैयार है, या फिर सिर्फ जो दूसरी लहर में हमने देखी कि बिल्डिंग्स तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, यही स्थिति अभी भी बनी हुई है? इतनी जल्दी आसान नहीं है कि डॉक्टर की पूर्ति कर पाना उत्तर प्रदेश में। फिलहाल पहले की अपेक्षा दूसरी लहर में जो देखा गया उसके बाद से अस्पतालों की स्थितियों में थोड़ा सा जरूर सुधार आया है। जिस तरह से अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी मेहनत किया है, क्योंकि दूसरी लहर में देखा गया कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत देखने को मिली है। लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे और ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। ऐसे में अगर सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट कई लगाए हैं। ऑक्सीजन के प्लांट पूरी तरह से जो है वो तैयार हो गए हैं। लगभग सभी जनपदों में, कुछ जनपदों को छोड़ करके सभी जनपदों में ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो पूरी तरह से लगा दिया गया है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम है कि जो ऑक्सीजन के प्लांट है राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लगभग ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है सुचारू रूप से। फिलहाल जिस तरह से सबसे बड़ा प्रदेश है, सूबा है, अगर हम देश की बात करें उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि उतने भारी मात्रा में डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से अगर हम दूसरे लहर में देखने को मिला कि लगातार डॉक्टरों की कमी देखी जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड की कमी हो गई थी। फिलहाल बेड और ऑक्सीजन की कमी को तो सरकार पूरी तरह से बता रही है कि पूरी तरह से जो है वो कहीं न कहीं उसको पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की कमी अभी भी जो है वो पूरी नहीं की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से अगर तीसरी लहर आती है और उसमें दिक्कत होगी तो जो सबसे बड़ी कमी होने वाली है वो डॉक्टरों की है, क्योंकि तमाम से ऐसे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जब कोरोना का जो पेशेंट है लगातार बढ़ते हैं तो उसमें अस्पतालों में भी तमाम लोग कहीं न कहीं जो है कोरोना पेशेंट निकल आते हैं। जिस तरह से अभी मेदांता और पीजीआई अस्पताल में देखने को मिला है कि तमाम से ऐसे स्टाफ जो है वो कोरोना
से संक्रमित हो गए थे, कोरोना के चपेट में आ गए थे। तो ऐसे में जो डॉक्टरों की कमी है वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर्स की कमी अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हल्कारी सरकारी दावे किए जाते हैं, राजनीतिक दावे यही किए जा रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त है। चलिए हिमाचल का रुख करते हैं और पराक्रम से जानेंगे कि हिमाचल में अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। मामले बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी अभी जो सरकार है कोई ऐसा नियम नहीं लागू करना चाहती जिससे कि आर्थिक व्यवस्था पर यहाँ पर फर्क पड़े हिमाचल में। लेकिन अगर इस वक्त अस्पतालों की बात किया जाए पराक्रम, तो अस्पतालों की क्या स्थिति है हिमाचल में? है क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, 70 लाख की आबादी है और लगभग सभी लोगों को जो है दोनों डोज लग चुकी है, जबकि जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है 3,76,000 बच्चे हैं, उनको कवर किया जा चुका है और करीब 4.5 लाख बच्चे हैं और अगर इसको जोड़ा जाए तो करीब 50 या 60,000 बच्चे बचते हैं जिनको अभी जो पहली डोज लगनी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और तीसरी जो ये लहर है उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अधिकतर जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है। 15 से 20% लोग ही हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो अस्पताल है, जो बेड है, अगर मैं शिमला की बात करूं तो यहाँ पर 500 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन अभी यहाँ पर 100 मरीज भी दाखिल नहीं है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी 400 बेड खाली हैं। इसी तरह दूसरे जिला अस्पताल हैं, वहां भी वो जो बेड कैपेसिटी है वो अच्छी है, लेकिन दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में जो है कम मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, इसलिए बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की यहाँ पर पहले भी जो है समस्या नहीं रही है और ऑक्सीजन जो है हिमाचल प्रदेश से दूसरे राज्यों को भी देता रहा है, आवंटित करता रहा है। सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में दिक्कत यह है कि लोग जो है थोड़े जागरूक नहीं है। जब उनको सर्दी जुकाम होती है तो वो डरते हैं थोड़ा कोरोना का टेस्ट करवाने में। यही वजह है कि डेथ रेट है हिमाचल प्रदेश का दूसरी मतलब जागरूकता की कमी है वहाँ पे। जी मतलब साफ तौर पर ये होता है कि हिमाचल में जागरूकता की कमी है। जी बिल्कुल, जागरूकता की कमी थोड़ी रही है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से जो है मृत्यु दर जरूर दूसरी लहर में बढ़ी थी और तीसरी लहर में जो है क्योंकि लोग टेस्ट यहाँ पर ज्यादा करवाना नहीं चाहते हैं, तो जो जिनके टेस्ट होते हैं उनको या तो होम आइसोलेशन में जो सिम्टोमेटिक है उनको होम आइसोलेशन में डाला जाता है, जबकि जो बहुत कम लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में वैसी परिस्थितियां नहीं बनी जो दूसरे राज्यों में बनी, जिस तरह से हाहाकार होता इलाज को लेकर। चलिए प्रक्रम, अंत में हम आप तीनों से यही जानना चाहेंगे, देखिए हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, तीनों जगहों पे आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि दुरुस्त होने से कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो जाएंगे? सबसे पहले संतोष आपसे जानना चाहूंगी। देखिए निश्चित सीमा जी, अगर हम जिस तरह से बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमारे देश में पहला कोरोना का जो देखा गया लहर, उसके बाद दूसरी कोरोना की लहर देखी गई है और उसके बाद में अब तीसरी लहर भी आ रही है। उसमें जब सरकार कहीं कहीं लॉकडाउन लगाती है तो स्थिति में काबू आती है। ऐसे में लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जब देश में लॉकडाउन लगता है तो हमारे देश की स्थिति कहीं न कहीं बहुत ही बिगड़ जाती है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को भी इसमें सजग होने की आवश्यकता है, सरकार को साफ तौर पर सजग होने की जरूरत है, ऐसा आपका कहना है संतोष। चलिए उत्तराखंड से जान लेते हैं समीम से, आपको क्या लगता है उत्तराखंड में क्या कुछ दुरुस्त होने की जरूरत है जिससे मामले कम आए? उत्तराखंड में जो आने वाले पर्यटक है जिस भी होटल में रहते हैं सबसे पहले उत्तराखंड बॉर्डर पर उनकी जरूर जांच हो जाती है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उनसे देखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ उनका ठहरने का व्यवस्था होती है, जहाँ उनको ठहराया जाता है, सबसे पहले वहाँ भी उनका एक मेडिकल परीक्षण जरूर होना चाहिए। 2 दिन के बाद भी उनका मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, उनका एक रिकॉर्ड इस तरह से सरकार के पास होना चाहिए। चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, एक बार हिमाचल का भी जान लेते हैं। पराक्रम, अंत में क्या कहना चाहेंगे? जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए 2 बातें हैं, तो आपको बड़ी बंदिशें लगानी पड़ेगी या तो फिर आपको जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ी बंदिशें नहीं लगानी है आपको, तो फिर आपको जो है कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, या तो आप बंदिशें लगा दीजिए या फिर आपको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जी चलिए बिल्कुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति हमने जानी कि कहीं पर लोगों की लापरवाही तो हर जगह पे प्रशासन की भी कुछ ना कुछ लापरवाही देखी जा रही है। प्रशासन ही जागरूक आम जनता को कर सकता है।